हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम अकाउंट्स में फोर्थ लेसन कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर दोज इन विच इंडिविजुअल फिगर आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। सबसे बड़ी बात कह दी इसने ये बात कि हम एक चीज को बेस मान के सारी फिगर्स को पहले परसेंटेज में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम शोज इट्स रिलेशन टू इट्स रिस्पेक्टिव टोटल। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। इसको हम वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जैसे 5 लाख है, 10 लाख है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इन सारी वैल्यूज को हम सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में हर वैल्यू दी हुई है, सारी वैल्यू को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज फॉर्म में। और परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक चीज को बेस मानना पड़ता है। वो जब सम आएगा तो मैं बताऊंगा। बच्चों, कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये कॉमन साइज स्टेटमेंट कॉम्प्राइज ऑफ द फॉलोइंग आइटम। क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एब्सोल्यूट फिगर ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर 2 और मोर सक्सेसिव पीरियड। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सालों के हम डाटा लेके उसको सबसे पहले परसेंटेज फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा, परसेंटेज टू सम कॉमन बेस। नॉर्मली द फिगर ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज टेकन एज द बेस फॉर स्टेटमेंट ऑफ P&L। बच्चों, क्या कह रहे हैं, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L में कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो तो बेस किसको मानोगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। अगर बैलेंस शीट में कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो तो बेस किसको मानोगे, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज को। ध्यान रखना ये बात। पर्पस क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट के, सबसे पहला, टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम इन रिलेशन टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। बच्चों, जिन तीनों चीजों को बेस मानते हैं उनके रिलेशन के साथ हम सारी आइटम को उनसे रिलेट करते हैं। 3 आइटम कौन कौन सी है वो, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा क्या है बच्चों, टू एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप। आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। RFO का, जैसे RFO का टोटल रिवेन्यू से क्या रिलेशन है, टोटल एक्सपेंस से क्या रिलेशन है। ऐसे भी बैलेंस शीट में जब देखते हैं तो टोटल एसेट्स का करंट एसेट से क्या रिलेशन है। तो ऐसे आपस में क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। टू प्रोवाइड फॉर ए कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। बच्चों, जो हम कंपैरिजन करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रोवाइड फॉर ए कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन। सबका कॉमन बेस होता है, मैंने अभी बताया आपको। अगर हम बैलेंस शीट ले रहे हैं तो सभी का कॉमन बेस क्या है, टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी, सबका कॉमन बेस है। और अगर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L ले रहे हैं तो उसका कॉमन बेस क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बच्चों, आप यहां देख सकते हैं फॉर्मेट क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट का। सीधे फॉर्मेट पे आ जाए, ये पढ़ लेंगे आप ये चीजें। कॉमन साइज बैलेंस शीट की पर्पस क्या है, फॉर्म क्या है, मेन ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी हुई है बैलेंस शीट सारी। इस बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं क्या क्या है, हेडिंग और सब हेडिंग है। क्या है, हेडिंग्स और दी हुई है सारी की सारी, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ठीक है, आपको सबसे पहले तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में ये लर्न होनी चाहिए। जिसको फर्स्ट चैप्टर नहीं आता ना, उसको ना तो कॉमन साइज समझ में आएगा ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, आपको फर्स्ट चैप्टर आना चाहिए, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको ये सारी हेडिंग सब हेडिंग लर्न होनी चाहिए। क्या क्या इक्विटी एंड लायबिलिटी में आता है, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ऐसे एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या क्या सब हेडिंग्स आती हैं। तो ये सारा लर्न होना चाहिए, उसके बाद ही सम स्टार्ट कर सकते हैं हम। अच्छा, हम क्या करेंगे जब सम करेंगे बच्चों, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट अमाउंट लिख लेंगे। जो आपका ये सम दिया हुआ है, एक सम है फर्स्ट इलिस्ट्रेशन,
तो बच्चों इधर 2019 का डाटा इस साइड है, 18 का आगे है। तो आप सबसे पहले इसको प्रीवियस ईयर को पहले लिखेंगे, करंट ईयर को बाद में, उल्टा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा, 2018 का डाटा, फिर 2019 का डाटा। फिर अगले दो कॉलम में आपने लिखना है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे इसको। किस में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये सब में बच्चों, ये सब में उठा लिया मैंने सीधा। ये बच्चों इन लैक्स में दिए हुए हैं ये सारी फिगर्स। जैसे 16 लिखा हुआ है तो 16 लाख है, ये 2 लिखा हुआ है तो 2 लाख है। तो बच्चों ये शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है जिसमें शेयर कैपिटल है 18 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 4 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 14 लाख, करंट लायबिलिटी है 4 लाख। टोटल कितना हो गया, 40 लाख। ये टोटल लायबिलिटी हो गई। क्या होगी बच्चों, टोटल। ऐसे ही 2019 की डाटा दी हुई है, उसकी टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, 45 लाख। 18 की क्या है 40 लाख, 19 की क्या है 45 लाख। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या मान लोगे, जो टोटल आया ये 40 और 45, इसको बेस मान लो। क्या मान लेंगे, बेस। ठीक है, मैं ये चीजें आपको बोर्ड पे करा देता हूं। तो बच्चों ये इलिस्ट्रेशन है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड लिमिटेड की ये बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स दी हुई हैं, आप देख रहे हो क्या क्या दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सबसे पहले इन सारी आइटम को ना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ऐसे ये फॉर्मेट फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया हुआ है हमने, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, देखो मैंने कन्वर्ट कर लिया। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में ये दो चीजें आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा शेयर कैपिटल के अंदर। ये दोनों आइटम्स बच्चों किस में आ जाएंगी, शेयर कैपिटल के अंदर, क्योंकि ये शेयर कैपिटल है। तो हमने मेन हेडिंग लेनी है, उसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस लेने की जरूरत है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को जोड़ लो। इक्विटी शेयर कैपिटल 2018 में 16 और 2 कितना है 18 लाख, यहाँ देखो 18 लाख लिख दिया। 19 में कितना है 18 लाख, यहाँ भी कितना लिख दिया 18 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड में आता है, उसको बी लिख दो, रिजर्व एंड सरप्लस। 2018 में कितना है 5.4 और 2019 में कितना है, सॉरी 2018 में कितना है 4 और 2019 में कितना है 5.4। अब नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग है, नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ दी हुई है। नॉन करंट लायबिलिटी 18 में है 14 लाख और 19 में है 14,40,000, यहाँ से उठा के लिख दिया। आपको क्वेश्चन में करंट ईयर इधर दिया होगा, प्रीवियस ईयर इधर। आप जब सम करने लगोगे तो करंट ईयर को इधर ले आओ और प्रीवियस को इधर, साइड चेंज करनी है, हमेशा प्रीवियस इधर रहे और करंट ईयर इधर। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। ठीक है, ये बात आपने पिछले चैप्टर में भी करनी थी। ठीक है, अब ये एक साइड का ये इक्विटी एंड लायबिलिटी होगी, सारी इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल कर दिया। ये टोटल आ गया बच्चों, इसका आ गया 40 लाख, इसका 45 लाख। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यही मैं यहां पर बनाता हूं जब सम करता हूं रियल में। तो ये 4 कॉलम बनाए गए हैं बच्चों। ये तो क्या थे 2018, 2019, 2018, 2019, बट ये दोनों क्या थी एब्सोल्यूट अमाउंट। कौन सी अमाउंट? एब्सोल्यूट रियल अमाउंट। अब इन अमाउंट्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमने टोटल निकाल लिए। यहाँ सम लिख देता हूं मैं पूरा। ये चीज क्या थी, शेयर कैपिटल, ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये नॉन करंट लायबिलिटी और ये करंट लायबिलिटी। ठीक है,
इसका टोटल 40 आया, इसका टोटल कितना है 45। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने क्या बोला था, अब ये टोटल लाइबिलिटी है, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो किसी ना किसी चीज़ को क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। अब आपने इन दोनों को बेस माना है, ठीक है। बैलेंस शीट में जब लाइबिलिटी की परसेंटेज निकाल रहे हो तो टोटल लाइबिलिटी को बेस मान लोगे, एसेट्स की परसेंटेज निकाल रहे हो तो टोटल एसेट्स को बेस मान लोगे, और जब स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे तो उसमें RFO को बेस मानेंगे। किसको बेस मानेंगे, RFO को। अब ये बेस मानने से परसेंटेज कैसे निकल आती है, देखो आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसको इससे रिलेट करना है, क्या कैसे करोगे, 18, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रफली करना है, मैं लिख देता हूँ एक आधी आइटम में, 18 बाई टोटल कितना है मल्टीप्लाई 100, बस इसका निकालना है 4 बाई 40 मल्टीप्लाई 100, 14 बाई 40 मल्टीप्लाई 100, 4 बाई 40 मल्टीप्लाई 100, ये 2018 की सारी परसेंटेज में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया बच्चों 45%, 10%, 35% और 10%, निकाल लोगे। ऐसे इसमें करोगे तो कैसे करोगे, 18 बाई, अब 40 नहीं करना, अब इसके नीचे क्या है 45, 18 बाई 45 मल्टीप्लाई 100 आ गया, 5 बाई 4 बाई 45 मल्टीप्लाई 100, ये आंसर आ जाएगा। 14 बाई 4 बाई 45 मल्टीप्लाई 100, 10 बाई 7.2 बाई 45 मल्टीप्लाई 100, तो ये बच्चों आ जाएगा 40, 12, 32, 16%। ऐसे ही यहाँ एसेट्स उतार के, ठीक है, तो इस ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई 100, सेम जैसे लाइबिलिटी की है वैसे क्या कर देंगे, एसेट कर देंगे। ऐसे ही जब स्टेटमेंट ऑफ P&L में कर रहे हो आप, अब ये 3-4 सम है, बस ऐसे ही करना है, बस परसेंटेज में निकाल के आंसर आ गया, छोड़ देना है और कुछ नहीं करना, परसेंटेज में निकाल लो, फिर क्या आ गया आंसर आ गया। अब मैंने यही बता रहा था थ्योरी पढ़ाते टाइम भी, परसेंटेज में कन्वर्ट करते टाइम किसी चीज को क्या मानना पड़ता है, बेस। और बेस किसको मानना है, लाइबिलिटी का कर रहे हो तो टोटल लाइबिलिटी को, एसेट्स का कर रहे हो तो टोटल एसेट्स को। और स्टेटमेंट ऑफ P&L में, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L है, इसमें RFO को क्या करना है, बेस मानना है, RFO को, इनको। और जिसको बेस मानते हो ना उसको नीचे 100 लिख दिया करो, क्योंकि चारों का टोटल 100 ही बनेगा बाद में, क्या बनेगा। अब यहाँ RFO को बेस माना तो इसके ऊपर अपने यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा पड़ा है 100। अब मान लो यहाँ पे है 5 लाख है, अदर इनकम है 60,000, कितनी है, तो अब इसका यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालोगे, 60,000 डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई 100, यहाँ लिख दो, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई 100, यहाँ आ जाएगा। ऐसे ये डिवाइड बाई हर चीज के नीचे क्या लिखना है, RFO में जो भी आंसर है, समझ के बात। तो ऐसे RFO वाले सम भी हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई। एक सम आएगा बच्चों, उसमें ट्रेंड एनालिसिस निकालना होगा, लास्ट सम है, देखो एक ही सम है 9 सम, इसमें क्या निकालना है हमको, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। मैंने बताया था ट्रेंड एनालिसिस में 4 साल का डाटा दिया होगा आपको, 14, 15, 16 और 17। एक इन्वेंट्री दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट, ये 4 डाटा दे रखे हैं, 4 साल हो गए, कितने साल हो गए। अब इसमें लिखा होगा एक किसी साल को बेस मानो, क्या लिखा हुआ है, बेस 2014 एज द बेस ईयर। किस साल को बेस मान रखा है, 14 को बेस मान रखा है ना, ठीक है। तो बच्चों अब 14 को बेस मान लिया। अब मुझे ये जैसे सम में ना, ऐसे कि ऐसे सारा सम पेपर में आ गया, मान लो ट्रेंड एनालिसिस, ऐसे कि ऐसे सारा सम आप अपनी शीट पे उतार लेना, आंसर शीट पे उतार लोगे। इस साइड थोड़ी सी जगह खाली छोड़ना, इधर 4 कॉलम और बनेगी, ये सारा सम ये उतरा पड़ा है यहाँ तक, और फिर 4 कॉलम और बनाओ, 1, 2, 3, 4। अब इस एब्सोल्यूट अमाउंट को किसमें कन्वर्ट कर देना है, परसेंटेज अमाउंट में। दोबारा लिख दो 14, 15, 16, 17 और यहाँ लिखो परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। अब जिसको बेस माना था उसको डिवाइड में रखना है। बेस क्यों मानते हैं, डिवाइड में किसको रखे, अब बेस किसको माना था 14 को, तो 14 को बेस माना था इन चारों डाटा को, तो 100 लिख दो, क्या लिख दोगे 100, 100, 100 और 100 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, 2015 का निकालना है, तो कैसे इसको परसेंटेज में निकालोगे, 1,25,000
डिवाइड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 125। 60,000 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 15,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई 100 150। 30,000 डिवाइड बाई 40,000 मल्टीप्लाई 100 75। ऐसे ये डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई 100, ये सारा डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज में तीसरी बार बोल रहा हूँ ये बात, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी चीज को तो आपको ये पता होना चाहिए बेस किसको मानना है, बस। फिर वो वैल्यू डिवाइड बाय जिसको बेस मानना है मल्टीप्लाई 100 करते रहो। समझ में आ गई? यस सर। बस आंसर निकल गया ये, और कुछ भी नहीं लिखना। ये चीज करते ही परसेंटेज निकालते ही यही आंसर है। यही क्या है, समझ गए? ठीक है। और कंपैरेटिव में क्या था, कंपैरेटिव इससे भी इजी था। 2 साल के डाटा दिए हुए हैं 18 और 19। आपको 19 इधर दिया होगा, 18 इधर, आपको 18 इस साइड ले आना है और 19 इस साइड ले आना है। 18 ईयर को ए मान लो, 19 ईयर को बी, प्रीवियस ईयर को ए मान लिया, करंट ईयर को बी। सी निकालने के लिए क्या करो, बी माइनस ए, सी आ जाएगा, माइनस में आए तो ब्रैकेट में लिख देना। और डी निकालने के लिए सी ये जो आंसर है बाय ए मल्टीप्लाई 100। बस सारे आंसर निकाल के लिखते जाओ। जिसको प्लस माइनस आता है करना उसको सब चैप्टर आता है। ये सम दिया हुआ है, ये 5 लाख है, ये 10 लाख है, ये ए है, ये बी है। सी कैसे निकाला, बी माइनस ए कितना आ गया, सी आ गया 5 लाख। अब डी कैसे निकाला, सी बाय ए मल्टीप्लाई 100। सी कितना है 5 लाख, डिवाइड बाय ए कितना है 5 लाख मल्टीप्लाई 100। प्लस में आ रहा तो सीधा लिख दो, माइनस में आ रहा तो ऐसे ही पी एंड एल में करना है। ऐसे ये कंपैरेटिव थी, वो कॉमन साइज है, दोनों बिल्कुल इजी, बच्चों का खेल। तो बच्चों आज हमारा सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा अकाउंट्स। और आप बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर को कर लें। इसमें मिसिंग के भी कुछ क्वेश्चन हैं, वो भी इजीली हो जाएंगे आपसे, मिसिंग वाले क्वेश्चन। तो इन चैप्टर को कर लें, ये आपके इस सिलेबस में है। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।